जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि स्वीडन को लेकर आ रही है। और स्वीडन अब अपने पुराने जासूसी जहाज HSWMS ओरियन को फिर से एक्टिव करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, ये जहाज अब दुश्मनों पर नजर रखने के साथ साथ समुद्र के नीचे चीजों को ट्रैक भी करेगा, उनकी निगरानी भी करेगा। दरअसल इस जहाज को 2023 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब 2028 तक इसे फिर से तैयार किया जाएगा। इसका मेन काम होगा समुद्र के नीचे बिछी जो इंटरनेट केबल और पाइपलाइन है उनकी सुरक्षा करना, नए ड्रोन और अंडर वाटर रोबोट की टेस्टिंग करना और इवन दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखना। असल में बाल्टिक सी में हाल के सालों में आपने देखा होगा कि कई केबल और पाइपलाइनों को नुकसान हुआ है। इसी वजह से स्वीडन अब पहले से ज़्यादा अवेयर हो गया है। ये जहाज दोस्तों एक तरीके का टेस्ट लैब बनेगा, जहां नई टेक्नोलॉजी को सीधे समुद्र में परखा जाएगा। स्वीडन का दोस्तों ये स्टेप साफ तौर पर दिखाता है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे भी लड़ा जाएगा। और जो देश अपनी अंडर वाटर सुरक्षा को मजबूत करेगा वही आगे रहेगा। स्वीडन के इस फैसले में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगली अपडेट जापान को लेकर आ रही है। जापान ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब वो अपने पुराने अपाचे हेलीकॉप्टरों को हटाकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन जापान ने बताया है कि जहां हेलीकॉप्टर 2 से 3 घंटे उड़ सकता है, तो वहीं ड्रोन 30 से 40 घंटे तक लगातार निगरानी कर सकते हैं। दूसरा कारण जापान ने कहा कि एक अपाचे की कीमत में 3 से 8 ड्रोन आते हैं, मतलब कम पैसे और ज़्यादा ताकत आपको मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर जापान ने बताया कि अगर ड्रोन गिर भी जाए तो जान का खतरा नहीं होता, लेकिन हेलीकॉप्टर में पायलट की जान को जोखिम होता है। इवन जापान ने कहा कि जहाँ ड्रोन दूर से और ऊंचाई से हमला कर सकता है, तो हेलीकॉप्टर को ऐसे में काफ़ी नीचे आना पड़ता है, जो कि हेलीकॉप्टर के लिए जोखिम भरा होता है। यानी कि जापान समझ चुका है कि भविष्य की लड़ाई में ड्रोन ही असली गेम चेंजर है, जो कम खर्च करा सकते हैं और ज़्यादा समय तक हवा में रह सकते हैं और खतरा भी कम रहेगा। इसीलिए हेलीकॉप्टर की जगह अब धीरे धीरे ड्रोन ले रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों भारत भी विचार कर रहा है कि हमें मैक्सिमम संख्या में ड्रोन्स को डिप्लॉय करना है, ताकि जो हमारे हाई वैल्यू वाले एसेट्स हैं वो सिक्योर रहें। तो ये चीज़ें इस तरीके से काम आगे वर्ल्ड वाइडली हो रहा है। वही दोस्तों, फिनलैंड की कंपनी पैट्रिया ने दुनिया को चौंका दिया। उनका मोटार सिस्टम, जिसका नाम नीमो मोटार सिस्टम है, वो अब चलते फिरते अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इससे पहले जो मोटार गाड़ी है उसे रोकना पड़ता था, फिर ये फायर करती थी, लेकिन अब गाड़ी चलते चलते फायर करेगी, एक साथ कई टारगेट पर ये हमला कर सकती है और सारे गोले एक साथ गिरा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये मिलेगा कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, गाड़ी रुकती नहीं है, मतलब सुरक्षित रहेगी। ड्रोन और दुश्मन की नज़र से बचना आसान होगा। बता दें कि इस मोटार की रेंज 10 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जा रही है। इवन 1 मिनट में 10 राउंड ये सिस्टम फायर कर सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, आज के युद्ध में जो तेजी से हमला करेगा और तुरंत जगह बदलेगा वही बचेगा। और नीमो जैसा सिस्टम दिखाता है कि भविष्य की लड़ाई मूव करते हुए अटैक की होगी। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, जिस पर इस कंट्री ने बहुत अच्छे से काम किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बड़ा स्टेप उठा लिया है। उन्होंने पहली बार अपने देश में बनी मिसाइल को हिमास से फायर किया है। इस सिस्टम का नाम है GMLRS। ये काफ़ी खास है दोस्तों। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को मिसाइल के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब खुद ऑस्ट्रेलिया से बना रहा है, खुद टेस्ट कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों, ये जो GMLRS है, इसकी ताकत भी आप जान लीजिए। ये 70 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूरी तक सटीक हमला कर सकती है। दुश्मन के ठिकाने, बेस और हथियार डिपो को टारगेट बना सकती है। फायर करके तुरंत लोकेशन बदल सकती है, यानी कि शूट एंड स्कूल। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल होगा और ज़्यादा सुरक्षित तरीके से ऑस्ट्रेलिया हमला कर सकता है, वो भी तेज़ी से हमले कर सकता है। मतलब साफ है कि ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद हथियारों में सेल्फ रिलायंट हो रहा है। मतलब आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया की ताकत और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। वहीं दोस्तों, फ्रांस अपने जंगी युद्धपोतों को और खतरनाक बना रहा है। फ्रांस अब अपने FDI फ्रिगेट्स पर खास जैमर सिस्टम को लगा रहा है, जिनका नाम है नेपच्यून जैमर और MJES जैमर। ये काफ़ी खास हैं दोस्तों। ये दुश्मन के ड्रोन का GPS बंद कर देते हैं, ड्रोन का कंट्रोल सिग्नल काट देते हैं, मतलब ड्रोन हवा में बेकार हो जाता है। इससे पहले मिसाइल से ड्रोन को गिराना पड़ता था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था, लेकिन अब बिना मिसाइल के ही ड्रोन खत्म होगा, कम खर्च में ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी और एक साथ कई ड्रोन्स को रोका जा सकता है। और सबसे खास बात दोस्तों ये कि फ्रांस आगे चलकर लेज़र और डायरेक्टेड एनर्जी हथियार भी इन फ्रिगेट्स में जोड़ सकता है। सारे देश दोस्तों जान चुके हैं कि
सिर्फ मिसाइल ही नहीं आज के युद्ध में, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी असली गेम चेंजर बन रहा है। और फ्रांस ने ये बात दिखानी शुरू कर दी है कि दुश्मन को मारने से पहले उसे अंधा और बेकार करना ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रांस की इस कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की नौसेना ने भी अपने ताकतवर युद्धपोत जो उनके वर्ल्ड क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं उन पर एक नया हथियार सिस्टम जोड़ दिया है। इस घातक युद्धपोत पर अमेरिका ने एक छोटा लॉन्चर लगाया है जो खास तौर पर ड्रोन गिराने के लिए, यानी कि ये कम दूरी पर तेजी से हमले कर सकता है। मतलब साफ है कि अब ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिकन्स को भी महंगी मिसाइलें खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। ये एक सस्ता और तेज इंटरसेप्टर माना जा रहा है जो ज़्यादा मैगजीन स्टोर कर सकता है, यानी कि ज़्यादा मिसाइलें कैरी कर सकता है और एक साथ कई ड्रोन्स को खत्म। यानी कि दोस्तों अब इस जहाज के पास लेयर डिफेंस आ गई है। दूर के लिए बड़ी मिसाइलें इस्तेमाल होंगी, पास के लिए छोटे और सस्ते हथियार इस्तेमाल होंगे। इसीलिए हर देश अब ड्रोन से परेशान हो चुका है और अमेरिका भी अब इन ड्रोन्स के खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजी को बदल चुका है। इसीलिए सस्ते को सस्ते से निपटाने वाली जो बात है वो पूरे वर्ल्ड वाइडली फैल चुकी है। सभी लोग कोई इंटरसेप्टर पर काम कर रहा है, सस्ते इंटरसेप्टर पर, कोई अलग तरीके के जो ड्रोन्स हैं उन्हें तैयार कर रहा है जो कि इन्हें ख़त्म करें। तो यही है मॉडर्न वॉरफेयर की सच्चाई कि भाई ड्रोन को आपको ड्रोन से ही ख़त्म करना पड़ेगा और भी सस्ते तरीके से। वहीं दोस्तों अमेरिका ने अपनी ताकत को और बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल अब अमेरिका ने 4 नए KC-135 जो टैंकर हैं उन्हें आर्कटिक इलाके में डिप्लॉय कर दिया है। और आप सब जानते हैं कि KC-135 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि हवा में ही दूसरे फाइटर जेट्स में ईंधन भरता है। अब इसका बड़ा फ़ायदा अमेरिकन को यहाँ मिल सकता है। एक तो फाइटर जेट्स जो हैं वो ज़्यादा दूरी तक जा सकते हैं, ज़्यादा देर तक हवा में रह सकते हैं, मतलब बिना लैंड किए मिशन पूरा कर सकते हैं। इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि ये इलाका काफ़ी बड़ा इलाका है, मतलब दूर दूर तक कोई एयरबेस नहीं है। मौसम भी अचानक यहाँ पर ख़राब हो जाता है, काफ़ी ठंड है इस जगह पर। लेकिन अब हवा में ही फ्यूल भरने से अमेरिका के फाइटर जेट्स लंबे टाइम तक मिशंस कर सकते हैं। यानी कि लड़ाई में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मायने रखती है। आपके फाइटर जेट्स कितनी देर तक हवा में रह सकते हैं ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और KC-135 जैसा जो टैंकर है उस पर अमेरिका काफ़ी भरोसा करता है, क्योंकि ये अमेरिका को पूरी दुनिया में लंबा और लगातार ऑपरेशन करने की ताकत देता है। वहीं ब्राज़ील अब अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 न्यूक्लियर पावर सबमरीन चाहता है। अभी ब्राज़ील के डीजल वाली पनडुब्बियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगभग 15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर न्यूक्लियर सबमरीन उनके पास आ जाती है तो यही काम सिर्फ 3 से 4 दिन में हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो दुश्मन पर जल्दी प्रतिक्रिया दे पाएंगे, यानी कि रिस्पॉन्स दे पाएंगे, समुद्र में लगातार निगरानी कर सकते हैं और देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। ब्राज़ील के पास करीबन 8000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जिसे सुरक्षित रखना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए अब नया प्लान जो है उसके तहत एक सबमरीन हमेशा मिशन पर रहेगी, एक मेंटेनेंस पर और एक तैयार रहेगी स्टैंड बाई में। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अब तक लगभग 40 अरब रियाल खर्च हो चुके हैं और इसे पूरा होने में अभी समय लगेगा। पहली न्यूक्लियर सबमरीन 2037 तक तैयार हो सकती है। ये सबमरीन परमाणु हथियार नहीं ले जाएगी, बल्कि सिर्फ सुरक्षा और दुश्मन को रोकने के लिए इस्तेमाल होगी। यानी कि ब्राज़ील अब समुद्र में अपनी ताकत और पकड़ दोनों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।